तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अप्रोच हम पहले वाला वीडियो जो था उसमें बता चुके थे। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए शायद ये क्वेश्चन के बाद आप लोग को इसमें डाउट ना रहे कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग सारा क्वेश्चन जो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो है उसमें सारा क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा। A1 दे रखेगा, an+1 का जो वैल्यू है वो भी दे रखेगा और पूछेगा इसमें क्या कि शो करना इसे बाउंडेड है, दूसरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो शो करना होता है, और तीसरा जो होता है वो फाइंड करना होता है ये हमारा कि लिमिट an का पर मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देंगे तो वो वैल्यू क्या आएगा, ये हमें पूछता है इस क्वेश्चन में जनरली। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर ऐसा ही पूछे तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे देखो A1 हमारा क्या देखा है 1, उसके बाद इसी तरह से A2 निकाल लेंगे। तो A2 निकालने के लिए यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा A2 बराबर हमारा ये बन जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा A1 + 3/4। A1 हमारा 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा A2 बराबर यहाँ 1 रखने के बाद 2 और +3 ये ऊपर हो जाएगा 5/4। फिर दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे A2 निकल गया, A3 देखते हैं। A3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 3 = 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 2 और ये क्या बन जाएगा हमारा A2 + 3/4। A2 बराबर हमें पता है कि 5/4 ही है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2 × 5/4 + 3/4। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा 2 और ये 5/2 + 3/4 और इसे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 6/2 और इंटू 4, ये टोटल हो गया 8 हमारा नीचे में, यानी ऊपर कितना हो गया 11/8 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू हमारा ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब A1 ग्रेटर देन A2 हो रहा है, ग्रेटर देन A3, A3 से ग्रेटर देन A4, इस तरह बढ़ते जा रहा है। और ये है कितना टोटल आ गया, ये आ गया हमारा an ग्रेटर देन क्या हो गया an+1, ये आते जा रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये सीक्वेंस जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो मोनोटोनिक जो हमारा चेक करना था, वो मोनोटोनिक चेक करने के लिए क्या था करना कि मोनोटोनिक चेक करना था कि A1, A2, A3 ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू सारा बढ़ते जा रहा है। तो वो मोनोटोनिक हम कर दिए हैं प्रूफ, लेकिन ये तो प्रूफ नहीं, ये तो समझाएं सिर्फ आपको। एग्जामिनेशन में आपको दिखाना होगा कि ये जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग कर रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो दिखाने के लिए इस तरह से नहीं कर सकती, ये तो समझाने के लिए बताएं। उसी के लिए यूज किया जाता है PMI मेथड, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। PMI मेथड में क्या होता है कि इससे मतलब शो करना काफ़ी इजी हो जाता है, आसानी से शो कर देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे हम तो जान रहे हैं कि an जो है वो बड़ा है, an+1 इससे बड़ा है, तो इसके थ्रू वही यूज करते हैं कि फॉर ट्रू मान लेते हैं an जो है ग्रेटर देन an+1 फॉर ट्रू मान लिए है। उसके बाद फिर क्या करना है हमें इसमें कि इससे के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचने का कोशिश करेंगे, इसके थ्रू यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और शो कर देंगे कि ये जो वैल्यू इसके पहले वाला टर्म से बड़ा है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें क्या करेंगे अब हम कि यहाँ पर जैसे देखो an में क्या है 2 मल्टीप्लाई है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, an ग्रेटर देन, इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा an+1, उसके बाद +3 है तो दोनों साइड +3 कर देते हैं, अपना दिख रहा होगा 2an + 3 ग्रेटर देन 2an+1, यहाँ भी +3 कर दिए। उसके बाद फिर क्या है बटा में नीचे 4 है, तो यहाँ पर नीचे 4 बना दिए, तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है बन चुका है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि an का जो वैल्यू है वो उससे बड़ा है an+1 का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो चुका है ये PMI मेथड के थ्रू। PMI मेथड से जो बताए थे कि काफ़ी सिंप्लीफाई रहता है इसे करना, तो ये हमारा कर दिए कि an n+1 जो है वो an से बड़ा है,
तो ये प्रूव हो चुका है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसके स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हो बाय PMI मेथड या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन के थ्रू हम क्या प्रूव कर दिए कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, सॉरी फंक्शन है सीक्वेंस बोलो, सीक्वेंस जो है ये इंक्रीजिंग है। तो ये क्या हमारा प्रूव हो चुका है, सीक्वेंस an जो है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है हमारा, ये हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है ये इंक्रीजिंग तो कर दिए, अब प्रूव करना है कि ये बॉन्डेड भी है। तो बॉन्डेड के लिए क्या करेंगे हम, बॉन्डेड के लिए इस केस को उठा के लेके चलते हैं, इससे बॉन्डेड प्रूव कर देंगे। इस केस से क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 भी मान सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेके ही चल रहे हैं। तो an ग्रेटर देन an+1। अब देखो an+1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, an+1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे an+1 का वैल्यू ये तो पूरा दिया हुआ है। तो ये वैल्यू को यहाँ पे उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा an ग्रेटर देन, और ये पूरा वैल्यू क्या है an+3 और बटा 4, ये हो गया हमारा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये क्या बनेगा 4an, इधर ग्रेटर देन क्या बन जाएगा हमारा 2an+3 बन जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इधर 2an है, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये क्या बनेगा 2an ग्रेटर देन 3 बन जाएगा, और an ग्रेटर देन क्या होगा 3/2। यानी कि ये जो वैल्यू हमारा, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, रूट मतलब 3/2 से ऊपर जा ही नहीं सकता। यानी अपर लोअर बाउंड हमारा क्या है, लोअर बाउंड तो पहले ही था, a1 हमारा दिया हुआ था ना, a1 बराबर 1। तो उसी का a1 तो हमें पता था, यानी लोअर बाउंड हमें पता था 1। तो इसका अपर बाउंड क्या निकल गया, अपर बाउंड ही तो ये है, क्योंकि सीक्वेंस जो है इससे ज़्यादा बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, ये लास्ट वाला सीक्वेंस है। तो ये अपर बाउंड हमारा हो गया। तो अपर बाउंड कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3/2, ये अपर बाउंड है 3/2 हो गया। तो इसे अब कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कि हमारा सीक्वेंस जो है an हमारा वो क्या है 3/2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ये बराबर है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो, क्योंकि a1 तो 1 ही है ना, तो 1 को लेना ही पड़ेगा। और ये इससे कह रहा है छोटा, यानी 3/2 से छोटा आएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, ये बाउंडेड कहलाएगा, क्योंकि बाउंडेड तो है लोअर बाउंड से और अपर बाउंड से, मतलब दोनों बाउंडेड है, इसलिए ये बोलेंगे क्या है, बाउंडेड है। अब इसे लिख सकते थे स्टेटमेंट वाइज कि लोअर बाउंड इतना है, अपर बाउंड इतना है, सो बाउंडेड का कंडीशन ही होता है अपर प्लस लोअर मिल जाए तो ये बाउंडेड कहलाता है। तो इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन ये इसका कंप्लीट हो गया कि ये भी प्रूव कर दिए हम कि ये बाउंडेड है। अब हमें लास्ट क्या प्रूव करना है, अब हमें लास्ट प्रूव करना है, इसलिए ये क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो अब लास्ट में प्रूव करना है क्या, ये निकाल देना है, हमें फाइंड करना है मेनली वैल्यू इसका, लिमिट ऑफ an और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालने पर ये वैल्यू क्या आएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट था, पहले भी बता चुके हैं कि लिमिट an+1 का जो वैल्यू आएगा, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि ये देखो इन्फिनिटी मतलब n टेंडिंग टू, ये लास्ट पे हम देख रहे हैं, तो लास्ट पे n टर्म में देख रहे हैं, तो लास्ट टर्म में है उसी से तो थोड़ा सा ही बड़ा है, यानी n+1 इससे थोड़ा सा ही बड़ा है। तो इन्फिनिटी पर उतना मैटर नहीं करता, इन्फिनिटी पर जो इसका आता है लगभग अप्रोक्स उसी के आसपास ये भी वैल्यू है, यानी an है, इसमें an+1 यानी +1, ये थोड़ा सा ही तो बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा होने के बाद लगभग दोनों का सेम आएगा, तो ये यल, ये भी यल हमारा कहलाएगा, यानी दोनों का यल ही यल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, और वो कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा कि an+1 हमें कितना दिया हुआ था, 2an+3/4, ये तो दिया हुआ था, यानी कि इसका जो लिमिट का वैल्यू इस पे निकाल लेंगे वही वैल्यू इसका भी कहलाएगा, हमें इसका भी कहलाएगा। तो अब इसका निकाल लेते हैं, इसका निकालने के लिए क्या करते हैं कि लगा देते हैं दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं इसमें। तो लिमिट an+1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा
मतलब इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो इसका हम मान लेते थे यल, कि इसका जो है लिमिट यल आएगा। तो लिमिट ए एन प्लस वन, सॉरी ए एन प्लस वन नहीं, ए एन का सिर्फ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका एल ही आएगा, ये मान लिया। तो इसको मानने के बाद अब क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो वैल्यू पूरा था, इसको अब इसको लिमिट पुट करके डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, लिमिट ए एन प्लस वन, इसमें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी क्या करेंगे, ये पूरा लिमिट, ये क्या हमारा 2an प्लस 3/4, ये कितना हमारा, ये यल ही तो है, क्योंकि हम क्या किए कि हम मान लिए कि an प्लस वन का वैल्यू जो आएगा वही इसका भी आएगा। ये माने नहीं, ये कंफर्म है कि यही होता ही है, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा सा ही बढ़ा है तो इतना जो इसका कन्वर्जेंस होगा वही इसका भी होगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो इतना करने के बाद ये यल मान लिए थे। अब देखो इसको थोड़ा सा लिमिट को अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला टर्म उसे बाहर करके लिख सकते हैं, यानी लिमिट 2 बाहर लिख के यहाँ पर लिमिट ए एन प्लस 3/4 ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि लिमिट जो होता है वो कांस्टेंट के बाहर करके अंदर जा सकता है। तो वही चला गया, ये हमारा यल हो गया। यल हो जाने के बाद ये, अब देखो इसका पूरा वैल्यू क्या जानते हैं हम इसका वैल्यू भी तो यल ही माने थे, क्योंकि ये इसका यल होगा तो इसका भी यल ही होगा, तो ये यहाँ भी यल पुट कर देंगे, यानी 2l प्लस 3/4 इक्वल्स टू यल। अब देखो 2l, ये 4 उधर चला गया, 4 उधर चला गया तो कितना हो गया 4l, और ये प्लस 3 रह गया 2l, क्योंकि 3 को यहीं पे रख देते हैं, और इसको ये 2l को उधर भेज देते हैं, 3 को यहीं पे रहने देते हैं, तो ये क्या बन गया 3 इक्वल्स टू 2l। अब यहाँ पे यल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू यल, ये आ गया हमारा। यानी कि यल का वैल्यू हम बता है कि अब क्या निकल गया हमारा कि लिमिट ए एन प्लस वन और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का वैल्यू हमारा निकल के आ गया यल, और यही यल बराबर है 3/2। तो अगर इसका 3/2 है तो लिमिट ए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू इसका भी यल ही था और इसका भी 3/2 ही आएगा। ये इसका आंसर हो गया। पिछले भी आप देखे होंगे कि यहाँ पे ये जो ए एन है, ए एन 3/2 से छोटा हो सकता है, लेकिन हम निकाले क्या कि इसके बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे बराबर लगा सकते हो साइन कि 1 के भी बराबर और इसके भी बराबर, यानी ए एन जो है वो इसका लोअर बाउंड 1 के से कम नहीं हो सकता है और अपर बाउंड 3/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इतना के बीच में ही रहेगा, तो ये बाउंडेड कहलाया था। और ये इसका इन्फिनिटी पर भी टर्म यही आ रहा है, तो ये इसका सारा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, यही इसका आंसर था और यही इसका प्रूफ भी था। तो कंप्लीट हो गया ये पूरा पार्ट। अब नेक्स्ट एक वीडियो में देखेंगे सारा टेस्ट लगाने का, जो कंपैरिजन टेस्ट है वो वाला।